नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। कप्तान का काम सिर्फ मुकाबले में जीत के बाद ट्रॉफी उठाकर जश्न मनाने भर नहीं होता। कप्तान के कंधे पर पूरी टीम का बोझ होता है। रणनीतिक रूपरेखा, मानसिक मजबूती, हर स्थिति में हौसला बनाए रखना और साथियों का हौसला बढ़ाते रहना। इसके अलावा विपरीत परिस्थितियों से पार पाने के साथ साथ हताश निराश साथियों को हिम्मत देना, बेहतरी के लिए बदलाव को तैयार करना, ये सब काम कप्तान का ही होता है, जो कोई बताता नहीं। ये कप्तान होने का गुण बताया जाता है, जो संघर्ष से तैयार हुए व्यक्ति में स्वाभाविक तौर पर होता है। लेकिन बिहार की सियासत में जिन कप्तानों की करारी हार हुई है, वो मेहनत तो करते दिखे, पर कप्तानी के लिए जरूरी संघर्ष के बिना टीम लेकर मुकाबले को मैदान में कूद पड़े, परिणाम परास्त हुए। ऐसे स्थिति में टीम के सदस्य हार की समीक्षा, थोड़ी सांत्वना और थोड़ी सी संवेदना की आस कप्तान से ही लगाए होते हैं। लेकिन बिहार की सियासत में विपक्ष नहीं, कमजोर विपक्ष की भूमिका में समेट दिए गए कप्तान अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते नजर नहीं आ रहे। अब ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि हार से विपक्ष में हाहाकार तो मचा है, दूसरी ओर उनके जिम्मेदार बेपरवाह बने हैं। सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए, उनसे आपका परिचय करा दे। आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रमोद सिन्हा जी हैं, बीजेपी की ओर से सुमित शशांक जी हैं और कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए रोशन सिंह जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। हार के बाद कप्तान की विशेष जिम्मेदारी होती है कि वो टीम का मनोबल बनाए रखे, टीम के सदस्यों का हौसला बनाए रखे, ताकि आगे भी मुकाबले में बने रहें। लेकिन हार का सामना करने वाले कप्तान इस भूमिका में नजर नहीं आ रहे हैं। प्रमोद जी क्या कहेंगे? देखिए, आप हार की भूमिका बतलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा मानना है कि जनता के भीतर जो आक्रोश था वो सत्ता पक्ष के खिलाफ था। सत्ता नहीं जो है उस पर बात कर रहे हैं। नहीं, अब मेरी आगे क्या होगा वो बाद की बात है, अभी की हम बात कर लेते हैं। तो आप बात कर लीजिए। आपने कैसे तय कर लिया कि हमारे नेता हार के हताशा में हैं? आप ही बात कर लीजिए। फिर आपने सवाल किया तो सवाल का हम जवाब देंगे ना। नहीं तो जनता का आक्रोश कहाँ है? जनता का ही आक्रोश तो आपके खिलाफ आक्रोश दिख रहा है। सुन लीजिए बात को दीपक जी, थोड़ा धैर्य रखिए। मैं जानता हूं कि हर परिस्थिति में विपक्ष से ही सवाल पूछा जाता है, सत्ता पक्ष से सवाल पूछने की हिम्मत आज के समय में किसी को नहीं है। इसलिए पहले मेरी बात को पूरा ध्यान से सुन लीजिए। जिसे आप हार बतला रहे हैं ना, वो हम लोग हारे नहीं हैं, हम लोग हराए गए हैं। और जिस प्रकार से सारी सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग किया गया इस चुनाव में, ये बतलाने के लिए पर्याप्त है कि कुछ दिन पहले तक जो जन उत्साह हमारे महागठबंधन के प्रति जनता में दिखाई दे रहा था और सत्ता पक्ष के खिलाफ जो आक्रोश दिखाई पड़ रहा था, लेकिन जब मत परिणाम आए तो चौंकाने वाले आए। और ये चमत्कारिक मत परिणाम सिर्फ जनता के जनादेश से नहीं आया है, ये ज्ञानादेश के बल पर आया है। इसको भी समझने की जरूरत है। आज ही तो हमारे नेता हमारे पार्टी के द्वारा जो है आज जो डाला गया, आप देखिए ना, 3 विधानसभा का उदाहरण देते हुए डाला गया है कि कहीं पर जो है 27 मत से, कहीं 95 मत से, कहीं 112 मत से हार और जीत का फैसला होता है, जहां पर वहां पर वोट उससे ज्यादा अधिक जो है रिजेक्टेड होते हैं बैलेट के द्वारा। तो कई ऐसी संभावनाएं जो व्यक्त की जा रही है वो मिथ्या नहीं है, उन संभावनाओं में दम है। और उसी के आधार पे हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग को हराया गया है और सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग करके हराया गया है। ये सत्ता पक्ष की वापसी इस बार होनी नहीं थी। कप्तान सामने आकर क्यों नहीं कह रहे हैं? तो हम लोग उन्हीं के तो प्रतिनिधि हैं। जो प्रवक्ता आज आपके चैनल पे आकर के जो बातें कहने का काम कर रहे हैं, हम लोग तो राष्ट्रीय जनता दल के प्रतिनिधि है ना। अगर हम प्रवक्ता के नाते अपनी बातों को रख रहे हैं तो राष्ट्रीय जनता दल अपनी बात को रख रहा है। अच्छा। इसको आप समझने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? अब तक नहीं समझ पा रहे थे ना, क्योंकि आपके पार्टी की ओर से यह स्पष्ट किया गया था कि पार्टी लाइन पर अगर कोई बोलने को आधिकारिक तौर पर है व्यक्ति तो 2 ही व्यक्ति है, एक लालू प्रसाद यादव, दूसरे नीतिगत सुन लीजिए बात को। नीतिगत मामलों में अगर कोई फैसला करना है तो 2 व्यक्ति को, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और एक
आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी को अधिकृत किया गया था। यह राष्ट्रीय कार्यकारिणी का फैसला है, और लेकिन चूंकि प्रवक्ता जो होता है वो पार्टी का पक्ष रखने के लिए अधिकृत होता है। ये स्पष्ट मान चुके हैं और पार्टी में इसको लेकर कोई बातचीत नहीं होगी। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने तो यही कहा था कि हार पर कोई मंथन नहीं होगा, कोई समीक्षा नहीं होगी, आगे की बात होगी। तो ये आरजेडी खेमे में तय हो चुका है कि वो ये मान चुके हैं कि न कप्तान की कोई जिम्मेदारी है, न खिलाड़ियों के प्रदर्शन को लेकर कुछ कहा जाएगा, बल्कि ये पूरा ठीकरा जीतने वाले के मत्थे फोड़ दिया जाएगा कि उन्होंने बेईमानी करके ये मुकाबला जीता है। चलिए हम कांग्रेस खेमे की बात कर लेते हैं। रोशन जी, थोड़ी संवेदना और थोड़ी जिम्मेदारी आपके संगठन में दिखी कि कुछ लोगों को सो कॉज नोटिस जारी किया गया कि आप अपने प्रदर्शन के बारे में पूरी जानकारी संगठन के नेतृत्व के साथ साझा करें, लेकिन उल्टे वो नेतृत्व के खिलाफ कार्यालय में धरना पर बैठ गए हैं। ये क्या चल रहा है कांग्रेस में? सबसे पहले तो दीपक जी, आप जो हार जीत का सिस्टम यहाँ निर्धारित कर रहे हैं, तो एक लाइन का छोटा सा बात है कि हमारे साथ कोई पार्टी नहीं लड़ रही थी। अभी तक हमने देखा कि हमारे साथ बीजेपी लड़ती थी, जदयू लड़ती थी, तो उसमें हार और जीत होता है। जो जज है वही कातिल है, और जो कातिल है वही जज है। ये चीज़ जो है गणेश जी के बारे में आम भावना हो चुकी है, पूरा सिस्टम प्रचारित हो चुका है कि साहब 1 रुपया, एक सामान, एक चीज़ आचार संहिता में आता था। पहली बार चुनाव में देखा कि साहब एक पक्ष को साफ बेदाग करके कि साहब वो कुछ कर रहा है तो वो आचार संहिता नहीं है, हम कुछ भी कर रहे हैं तो वो आचार संहिता है। और क्या उसका खेला वेला है, क्या उसका परसेंटेज है, कहाँ परसेंटेज कमता है, कहाँ वोट बढ़ता है, ये सारा खेला हम चुनाव आयोग से लड़ रहे थे। हमारा प्रत्याशी चुनाव आयोग था, तो इसमें जीत हार कहाँ, जब पार्टी से लड़ेंगे तब ने हम जीत हार अनुभव करेंगे। जहाँ तक अब हमारे संगठन की बात है, तो कांग्रेस में प्रजातांत्रिक व्यवस्था शुरू से है। हमारे लोग अपने आला कमान से अपने बारे में, कांग्रेस के बारे में, जीत के बारे में, हार के बारे में, पहले भी खड़गे जी आए थे, सब लोग जो 10-5 लोग हैं उनसे मिले थे, फिर अपनी बात वो कह रहे हैं। जिस माध्यम से कहें, कहने का डेमोक्रेटिक तरीका कुछ अलग भी हो सकता है, जिसका कि जो है पार्टी जो है उसको कुछ अपने ढंग से उनको शोकआउट भी किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक प्रजातांत्रिक पार्टी है, उसमें कप्तान जो हैं, चाहे राहुल गांधी हों, चाहे हमारे राजेश राम जी हों, अपने ढंग से सारी बातें कार्यकर्ता के साथ कर रहे हैं। दिखेगा, हम लोग अपना मंथन भी करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा मंथन हम लोग कर रहे हैं कि भाई आज तक तो हमारे साथ जब बीजेपी और जदयू लड़ती थी, तो पार्टी लड़ती है तो दिखता है कि भाई उसका ये जो है एजेंडा है, उसका ये एजेंडा है, उसको ऐसे परास्त करेंगे, उसको ऐसे परास्त करेंगे। अब चुनाव आयोग का कौन सा एजेंडा को हम परास्त करें, जब गणेश जी खुद हमारे साथ लड़ रहे थे, तो वो तो अब हम लोग इसलिए उसको न हार मानते हैं न जीत मानते हैं। हम साफ मानते हैं कि ठीक है, चुनाव आयोग ने एक सिंबल दिया है और उस सरकार को बधाई है। चलिए ठीक है, इस पर हम थोड़ी बात करेंगे, लेकिन पहले सुमित जी से समझ लेते हैं। सुमित जी, कितनी बेईमानी किए होंगे आप इस जीत के लिए, ये समझ नहीं आ रहा है। आपके विरोधी ये मानने को तैयार नहीं है कि आप जीत के हकदार हैं या जीतने के काबिल भी हैं, बल्कि आपने सेंध मारी करके ये जीत अपनी तरफ सरका लिया। देखिए दीपक जी, एक कविता है, उसके माध्यम से कहूँगा कि लक्ष्य नदी का घाट घाट को छूकर जाना थोड़े ही है, छोटी मोटी लहरें लेकर नाव बहाना थोड़े ही है, उसको तो सागर बनना है। तो इस सागर में कहीं ना कहीं उससे जो निकलने वाली मोतियां हैं, उसको बिहार के लोगों को दे करके उसको संभ्रांत करना है, बिहार को खुशहाल बनाना है। इसके लिए हम काम करते हैं। आरोप, अफवाह, परसेप्शन की राजनीति सदैव राष्ट्रीय जनता दल ने किया, कांग्रेस पार्टी ने किया, लेकिन आरोप अफवाह की नीति से मुझे लगता है कि इनको कुछ प्राप्त नहीं हुआ। इनको खुद ही आरोप अफवाह जो ये लोग फैलाते हैं, उसमें मुझे लगता है कि इनको खुद ही नुकसान हुआ। तेजस्वी जी जिस डाल पे बैठते हैं उसी को काटने का काम करते हैं, राहुल जी जिस पेड़ पे बैठते हैं उसी की शाखाओं को काट देते हैं, उसी को पनपने नहीं देते हैं। आज राष्ट्रीय जनता दल हो या फिर
कांग्रेस पार्टी हो, उसके अंदर भी अगर कुछ पढ़े लिखे लोग होंगे तो उनकी भी प्रतिभाओं को दमन करने वाले व्यक्ति का नाम है राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी। तो मुझे लगता है कि इन लोगों को आत्ममंथन और चिंतन करना चाहिए कि जो चीज़ें पिताजी के कार्यकाल में इनके समय में होता था, लालू जी के समय में किस तरीके से लूट मची हुई थी, भगदड़ मची हुई थी, मानसिक दिवालियापन था, लोगों में अशिक्षा का भाव रहता था। आज बिहार स्वर्णिम पथ पे आगे बढ़ चुका है। आज बिहार में आप देख लीजिए, पटना में मेट्रो रेल की बात कर लीजिए, कनेक्टिविटी की बात कर लीजिए, रोडवेज की बात कर लीजिए, वाटरवेज की बात कर लीजिए। आज हम दूसरी बात कर रहे हैं। आज हम ये बात कर रहे हैं ना, जिसका उल्लेख आपके नेता भी चुनाव प्रचार के दौरान किया करते थे कि जब चुनाव 2005 से पहले होता था तो किस तरह से खून की नदियां बहती थी, किस तरह से बूथ कैप्चरिंग किया जाता था। वही आरोप ये आप पर लगा रहे हैं कि उस समय तो आपके सामने होता था, आप बता रहे हैं। आज वो व्यवस्था व्हाइट कॉलर्ड क्राइम में तब्दील हो गया है, जिसकी कहीं अपील भी नहीं है, कोई दलील भी नहीं है। ये आप कर रहे हैं। ये तो इनको समझना, इनके पास कोई पढ़ा लिखा आदमी है कि नहीं है, बूथ पे इनका जो नेता है वो बैठता है कि नहीं है, समझता है कि नहीं समझता है चीज़ों को। क्यों दूसरे राज्य में कहीं कोई जहाँ पर ये चुनाव जीत जाते हैं इनके साथी, इनके नेता, तो वहाँ पे बड़ा भाई का कुर्ता और छोटा भाई का पैजामा पहन के क्यों चले जाते हैं शपथ लेने के लिए? वहाँ भी तो बहिष्कार करना चाहिए ना इन लोगों को। बंगाल में भी इनको बहिष्कार कर देना चाहिए था। केजरीवाल जब दिल्ली में जीते थे तो उनको भी बहिष्कार कर देना चाहिए था। साउथ में जब इनकी सरकार बनती है कहीं कहीं किसी राज्य में, तो वहाँ भी इनको बहिष्कार कर देना चाहिए था। तो वहाँ पे ईवीएम कैसे ठीक हो जाता है? मैं सुमित शशांक वचन देता हूँ इन लोगों को कि अगर ये कहीं पर से भी अगर कुछ चीज़ें इनके दिमाग में हैं तो तेजस्वी जी से मैं आग्रह करता हूँ, मैं अपने खर्चा से इनकम टैक्स पे वो बड़ा सा एक बनवा दूंगा धरना प्रदर्शन करने के लिए। वहाँ पे जाके चिल्लाए ना, धरना प्रदर्शन करे ना, कोर्ट में जाए ना, लेकिन वो सब नहीं कर सकते। समझ ही नहीं है ना, उतनी बुद्धि नहीं है, बस आरोप है, अफवाह है, परसेप्शन है। हमारे आदरणीय नेता, एक मिनट, हमारे आदरणीय नेता सम्राट चौधरी जी ने पहले भी कहा कि बूथ लूट कर इन लोगों ने राज किया था। बूथ लूटवा पार्टी तो राष्ट्रीय जनता दल को बोलते कह रहे हैं ना, तो बोलेंगे ही ना। इनको तो काम बचा क्या है? अब क्या बचा है इनके पास? अब यही झूठ बोलना है कि नहीं मेरा नेता निकम्मा नहीं था भाई, इन लोगों ने लूट लिया, वोट चुरा लिया। बिहार के लोगों को गाली देते हैं, बिहार के जनादेश को ये लोग गाली देते हैं। जवाब दे लेते हैं। तेजस्वी यादव युवाओं के साथ संवाद यात्रा पे जाएंगे कि क्यों नहीं दिया वोट, बताइए ना। चलिए साफ तौर पर चुनौती दी जा रही है। हम बारी-बारी से दोनों नेताओं का पक्ष जान लेते हैं। रोशन जी, पहले आपसे शुरू कर लेते हैं। एक तो आपकी पार्टी में बड़े बड़े वकील हैं और कानून के जानकार हैं, संविधान के जानकार हैं और सुप्रीम कोर्ट तक में बड़े बड़े मामलों के पैरोकार हैं, आपके पार्टी के आला कमान की पैरवी कर रहे हैं। उन लोगों को क्यों नहीं कहते हैं जरा केस कीजिए? सारे चीज़ों पर दीपक जी बातें आगे आएगी। सबसे बड़ी बात जो सुमित जी ने कहा, तो हम इनको कहेंगे कि लाइन में जो खड़ा होके जीविका दीदियां जो है, इनका 10-10 हज़ार रुपया का बात जो कर रही थी वो क्या है? वो किस ढंग का चुनाव ये लड़ रहे थे? इसका जवाब ये अगर दें कि वो एक तरह का जो है 10-10 हज़ार रुपया वो सबको दे दिए। ये पहले तो ये गलत है कि आचार संहिता के पहले घोषणा किया और पैसा जो है आचार संहिता के बाद दिया, वो भी ठीक है। अब फिर वहाँ वो नीतीश कुमार जी ने उसको बहाल किया कि मोबाइल रखेगी। मोबाइल जो है आपका बाहर रहेगा और मोबाइल रखने के बहाने वो 5-6 लोगों का टीम हर एक बूथ पर जो है वो तैनात थी और भीड़ में और लोगों से जब मोबाइल देने जाती थी महिलाएं तो उनको पूछती थी तोरा 10 हज़ार आन गलो हैं, अच्छा देखो फिर 1,90,000 भी आ जीते। ये जो प्रलोभन है, ये जो एक ढंग का टेक्निक है। दूसरी बातें, ज्ञानेश जी जो इस चुनाव को लड़ रहे थे भाजपा का प्रवक्ता बन के, ये आप बोल रहे हैं बतौर कांग्रेस प्रवक्ता जी? चलिए ठीक है, बोलिए। ज्ञानेश जी इस चुनाव को जो लड़ रहे थे भाजपा का प्रवक्ता बन के कि साहब जो है जहाँ जहाँ पर भी आचार संहिता का जो है लूट हो रहा था, आचार संहिता टूट रही थी, सैकड़ों ऐसे जगह हैं जिस चीज़ को वो मानने के लिए ही नहीं तैयार थे कि जिस बात को उनके लोग बोल रहे हैं उस चीज़ को बोला गया कि ये बात बोला जा रहा है तो भी उस पर न कोई कंप्लेन है। इस ढंग का जो है वो ईवीएम में यहाँ है, इस ढंग का कंप्लेन है, कहीं कोई जैसे जिस ढंग का चुनाव आयोग ने यहाँ अपने सिस्टम को दिखाया
कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही है। चुनाव अगर किसी पार्टी को, विपक्षी को लड़ना है तो हमसे लड़ना होगा। हम आज भी कहेंगे कि इन लोगों को बहुत बहुत बधाई कि भाई साहब रिमोट के सहारे सरकार चलाते थे और रिमोट के सहारे चुनाव जीत गए। एक चीज और आप बता दीजिए, क्या आपने चुनाव के पहले चरण के बाद इस तरह की शिकायत निर्वाचन आयोग के अधिकारी को की है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? चुनाव के दौरान कई मामलों को लेकर आपके पार्टी के प्रतिनिधि गए हैं। एक जगह नहीं दीपक जी, अगर ऐसा साक्ष्य हो जो तो मैं आपके सामने एक दिन हम लोग बैठे और मैं आपके सामने पूरे बिहार नहीं, सोशल मीडिया की बात नहीं कीजिए, निर्वाचन आयोग के अधिकारी कार्यालय की सर, चलिए ठीक है, प्रूफ भी देंगे आपको। ठीक है, नहीं आपकी बात पर हमें भरोसा है, आपकी बात पर भरोसा हम कर रहे हैं। चलिए प्रूफ देंगे हमारे लोग, क्योंकि संजोग कंट्रोल रूम में हम बैठे हुए थे और पूरे आपकी बात पर हम पूरा भरोसा कर रहे हैं। हम उसको वेरीफाई बाद में कर लेंगे। प्रमोद जी का भी पक्ष जान लेते हैं। प्रमोद जी, जीविका दीदियों की बात बार बार हो रही है और जो आंकड़े हमारे पास उपलब्ध है, करीब 3.5 करोड़ की आबादी है महिलाओं की, महिला मतदाताओं की, और जो 10,000 रुपए की योजना के लाभार्थी हैं उनका आंकड़ा करीब 70 से 75 लाख के आसपास है। तो आपको लगता है कि इतनी संख्या में ही महिलाओं ने आपकी ये दुर्गति कर दी और सिर्फ महिला वोटर के सहारे आप चुनाव में उतरे थे? देखिए दीपक जी, नहीं, आपने कुछ आंकड़ों की बात की तो कुछ आंकड़ों के साथ मैं भी आपके सामने हूं। नहीं, मैं जो कह रहा हूं उसको थोड़ा समझने का काम कीजिए। नहीं, आप कह रहे हैं ना प्रमोद जी, देखिए आपने क्या कहा वो सुनिए ना बात को। आपने ये नहीं सुना ना, मेरा सवाल ही नहीं सुना आपने पिछली बार कहा कि 250 की सीटों पर जो चुनाव हुए हैं उसमें 2-3 आंकड़ों को इत्तेफाक न बताकर प्रयोग बता रहे हैं, संयोग नहीं बता रहे हैं, उसे आप संयोग मान रहे हैं, जबकि 250 में 2-3 ऐसे आंकड़े हैं। हम तो आपको स्पष्ट आंकड़े बता रहे हैं। 3.5 करोड़ महिलाएं हैं और अगर सभी आपको भी वोट देने के सहारे, आप 3.5 करोड़ महिलाओं के सहारे ही चुनाव में थे क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब चुनाव आयोग कहता है कि न हम पक्ष में है न विपक्ष में है, हम समकक्ष है, तो उस समकक्षता का भाव भी प्रदर्शित होना चाहिए। कई ऐसे राज्य थे जो पहले से जो कई योजनाओं का लाभ जो है जनता को दे रहे थे, लेकिन उस दौरान बीच में जब चुनाव आए तो उन योजनाओं को रोक दिया गया और चुनाव के दौरान उन पैसों को या जो अन्य चीज़ें थी, कहीं मोबाइल देने की बात थी, कहीं गहने देने की बात थी, उन तमाम चीज़ों को वहाँ पे, कहीं टीवी देने की बात थी, उन चीज़ों को रोका गया। लेकिन ये परिस्थिति है? क्या आदर्श आचार संहिता में यह उल्लेख नहीं है कि चुनाव के दौरान इन सब चीज़ों को रोकने की जरूरत है? क्यों चुनाव आयोग मुखदर्शक की भूमिका में रहा, जबकि हमारे नेता लगातार इस बात को उठाते रहे, इवन कि उन्होंने कंप्लेन तक करने का काम किया कि ये जो राशि ये लोग भेजने का काम कर रहे हैं, जो आदर्श आचार संहिता लग गया है, तो ये या तो चुनाव के पहले उनका देने का था या चुनाव के बाद देते, लेकिन बीच में जब दिए तो इसमें चुनाव आयोग की भूमिका प्रबल हो जाती है, जो अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं कर पाए। पहली बात। दूसरी बात, जिस प्रकार की बातें चुनाव के दौरान जो दिखाई पड़ा, ट्रकों की आवाजाही, सीसीटीवी फुटेज का बंद होना, तो कहीं कहीं वीवीपैट का फेंका जाना, ये क्या दर्शाता है? उसका तो स्पष्टीकरण दिया गया ना। ये क्या बेतुके के बहाने बना रहे हैं? स्पष्टीकरण देने का काम किया? ट्रकों में क्या था वो खोलकर सबके सामने दिखा दिया गया। ट्रकों में क्या था? सीसीटीवी कैमरा कहां बंद हुआ था बता दिया गया। जनता ने वीवीपैट की पर्चियां कहां फेंकी हुई थी? नहीं, यही बातें प्रमोद जी, बचकानी बातें हैं। ये बचकानी बातें नहीं है, बचकानी बातें आप कर रहे हैं। 4-5 ऐसे इवेंट है, मैं सुना, मैं उसके सहारे पूरे बिहार चुनाव को प्रभावित। जब 7 बजे जब शाम में ट्रक का प्रवेश होता है और उसके बाद जो है जनता वहां जो खड़ी थी, उस जब इस तरह की बातें वहां पर चलने लगती है और रात में 2 बजे जनता को तो 3 बजे सुन लीजिए, जब आसपास नहीं पड़ा, आपके पार्टी के वाला होता है तो ट्रकों को बाहर नहीं जाने दिया जाता है और जनता रोके रहती है, तब उसके बाद आते हैं तो उसके बाद कहते हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल है कि स्ट्रांग रूम में ट्रकों की आवाजाही क्यों हुई? सवाल ये है किसके इजाजत से हुई? उसका जवाब मिला ना। नहीं, किसके इजाजत से हुई? जवाब कौन देगा? जवाब दिया आयोग मुखदर्शक की भूमिका ने जवाब दिया, जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने जवाब दिया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने जो जवाब दिया वो हमें भी पता है। आपके पार्टी के नेता वहां मौजूद थे, आपके पार्टी के कार्यकर्ता वहां मौजूद थे जो ये जिम्मेदारी लेकर कह रहे थे।
उन्हें दिखा दिया गया, शाम में दिखलाया गया तो 3 बजे भोर में दिखलाया गया ना। शाम में 7 बजे जब प्रवेश हुआ तो किसके इजाजत से वो प्रवेश कराया गया? सीसीटीवी फुटेज जो बंद हो जाते थे वो किसकी इजाजत से बंद हो जाते थे? ये बतलाने का काम करिए ना। और जो मैंने जो कहा, जो जीविका दीदी को जिस प्रकार से चुनावी ड्यूटी में लगा दिया गया, उन्हीं जीविका दीदी को जिनके अकाउंट में 10,000 रुपया इन्हें देने का काम चुनाव में तो वो टीचर, प्रमोद जी चुनाव में तो ये टीचर भी लगे थे ना, जिन्हें तेजस्वी नौकरी दिलाने की बात कहते हैं, तो फिर उन्हें कैसे लगाया गया? तो ले लीजिए आप डायरेक्ट जो है योजनाओं का जो है कैश के रूप में आप उनको दे रहे हैं और उस पर चुनाव आयोग मुकदर्शक तो जिंदगी संवारने की बात कर रहे हैं, उन पर भरोसा कैसे करें? नहीं, उसकी तुलना चुनाव में सुन लीजिए, चुनाव में घोषणा, चुनावी घोषणा का जो है घोषणा पत्र लाया जाता है तमाम दलों के द्वारा, और वो चुनाव के दौरान ही किया जाता है, ना कि पहले किया जाता है। ऐसा कहीं प्रावधान नहीं है दलीय पद्धति में। ठीक है, सुमित जी से जवाब ले लेते हैं। चुनावी घोषणा बेईमानी करके जीतने का आरोप इन पर मढ़ा जा रहा है। सुमित जी, दोनों की बातें आपने सुन ली। एक सेकंड सुमित जी एक बार प्रमोद जी की आखिरी बात। इन्होंने कहा तो इनको मैं बतला देता हूं कि सदन में संख्या हमारी भले जो है से कम दिखाई पड़ेगी, लेकिन सड़कों पर हम लोग जनता के साथ हैं और हर जो मुद्दा है, जो जन विरोधी काम इनके द्वारा किए जाएंगे, हम लोग जो है वहां पे खड़े रहेंगे। और इन्होंने जो चुनावी घोषणा करने का काम किया है, चलिए हम इंतजार करेंगे कब सड़क पर आपके नेता उतरेंगे, क्योंकि वो बहुत देर से सुस्ता रहे हैं और कुछ सवाल का जवाब देने सामने नहीं आ रहे हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सवाल उठा रहे हैं। सुमित जी जवाब दीजिए। दीपक जी, होता क्या है ना कि बहुत ज्यादा मतलब जोर जोर से बोलने से कोई बात सही नहीं हो जाती है। दिक्कत ये होता है कि बगल में बैठे हुए आदमी का माथा दुखाने लगता है, कि उससे ये है कि नीति नहीं है, नियत नहीं है, नैतिकता नहीं है। बिहार की जनता ने नकार दिया। अरे सर, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। वही बात आप फिर से कह रहे हैं जो आप पिछले 2 बार कह चुके हैं। जनता जानती है। सुमित जी की बात सुन लेते हैं। आप 2 बार वही बात कह चुके हैं जो आप तीसरी बार कह रहे हैं। दीपक भाई, मैं थोड़ा सा भाषाई उदंडता से बचना चाहूंगा। राष्ट्रीय जनता दल की ये परंपरा है, तो मुझे लगता है कि उनको मुबारक हो, उनको मुबारक हो, उनको मुबारक हो। राष्ट्रीय जनता दल की परंपरा है, राष्ट्रीय जनता दल की परंपरा है। बतलाने की जरूरत है क्या? बोल लीजिए, बोल लीजिए। आप दुखी हैं, आप दुखी हैं, आप बोल लीजिए। आप बोल लीजिए, आप दुखी हैं। आपके नेता लोग बोलते हैं कि हमारे पास राष्ट्रीय जनता दल का संस्कार है ये। मुझे लगता है दुखी हैं तो थोड़ा सा बोलेंगे। दुखी नहीं है, कहावत ही है, किसी आई बिल्ली खंबा नीचे। आपने सवाल किया ना तो जवाब ले लीजिए ना। आज तक नहीं समझ में आया। 243 सीट कैसे नहीं जीते, ये महत्वपूर्ण है। चलिए जवाब ले लेते हैं। सुमित जी जवाब दीजिए। आज तक नहीं समझ में आया कि बिहार की जनता ने इन लोगों के मुंह पे कालिख पोत दी, बिहार की जनता नहीं। प्रमोद जी बात तो लीजिए ना, समझ में नहीं आया तो मैं क्या बोलूं। इन्हें मजा लेने का मौका मत दीजिए। दीपक जी, सबसे बड़ी बात है ना, लगता है प्रमोद भाई पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पढ़ा लिखा आदमी भी राजद में मानते हैं। प्रमोद जी के रूप में एक आदमी हमको दिखाई देता है, वो भी अगर इस टाइप का बात करने लगेगी। आप आरोपों का जवाब दीजिए, ऐसे बचकर। हाँ, वही बोल रहा हूँ। ऐसे लग रहा है ना कि इसमें सारे चैनल पे जो देखने वाले दर्शक हैं वो नर्सरी कक्षा में पढ़ते हैं, उसको सिखाते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। पढ़ा रहे थे चुनाव में, पढ़ा रहे हैं ये लोग, भूल गए ए टू जेड वो पढ़ा रहे थे चुनाव में। उससे ज्यादा इन लोगों को जानकारी नहीं है। बूथ लुटवा पार्टी को बूथे लूट समझ में आता है कि बूथ कैसे लूटा जाएगा, वोट कैसे चुराया जाएगा। ये बातें इन लोगोों को समझ में आती है, लेकिन बिहार का विकास नहीं समझ में आता है। शाहबाद किधर है? अच्छा, शाहबाद यहाँ जहाँ बैठे हैं, इधर से बैठे हैं, इधर बताइए ना हमको। शाहबाद नॉर्थ में है कि ईस्ट में है कि वेस्ट में? मैं पूछ रहा हूँ। प्रमोद जी एक बार सुन लेने दीजिए ना। प्रत्येक दिन हत्या का दौर चल दीपक भाई मुझे बोलने दिया जाएगा? एक बार सुन लेने दीजिए ना। दीपक भाई मुझे बोलने, प्रमोद जी उस पर हम आगे बात कर लेंगे। एक बार सुन लीजिए। हाँ, अपनी बात आगे बढ़ाइए। देखिए, अपने आप को पढ़ा लिखा प्रवक्ता मानते हैं, उस पे मत जाइए, आप अपनी बात। बिल्कुल, मैं योजनाओं पे बात करता हूं। हमने शाहबाद में काम किया, हमने सारण में काम किया, हमने चंपारण में काम किया, हमने सीमांचल में काम किया, गिना दूंगा। और महिलाओं के लिए काम किया, फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए काम किया, और युवाओं के लिए काम किया। नहीं, इसीलिए तो आपको खदेड़ दिया, इसीलिए तो आपको खदेड़ दिया, इसीलिए तो खदेड़ दिया, इसीलिए तो खदेड़ दिया आपको खदेड़ा है। जनता नहीं बोलिए, हमारे पास
लाइव वीडियो है, आपके पार्टी के नेता खड़े थे वहां। देखिए प्रमोद जी, गलत बात, आपके पार्टी के नेता वहां खड़े थे। आपके पार्टी के नेता को आप जनता कहकर इस तरह से मत कहिए। हजारों की संख्या में जो लोग खड़े थे, आपके पार्टी के नेता के पीछे जो लोग खड़े थे, बिहार की जनता है, शायद आपको नहीं पता है। 1 करोड़ से अधिक सदस्य, ठीक है, और तब भी ये दुर्गति हो गई है पार्टी की, तब भी ये दुर्गति हो गई है भाई साहब। तेजस्वी यादव को दुर्गति डिफेंड की कर बात रहे हैं, जो बिहार आप की बार-बार जो जनता करने का काम ने, कर रहे युवाओं हैं, ने मैं तो दुर्गति पहले कर ही दिया। नहीं, मैं क्यों नहीं कहूं, दुखी हूं। दुर्गति कर दिया। विपक्ष कमजोर युवाओं ने स्थिति में है तो दुर्गति कर दिया, सत्ता बिहार पक्ष की के जनता ने निरंकुश होने की दुर्गति बात कर कही दिया। जाती है। दुखी हूं कि विपक्ष मजबूत एक नहीं है। कहावत है ना दीपक जी, खेलने नहीं आता है, नाचने नहीं आता है तो आंगन में टेढ़ है। तो वही चीज है इन लोगों के लिए ना, आंगन ही टेढ़ा है। तेजस्वी जी का कमर नहीं लचका हुआ है, आंगन टेढ़ा है। और इनके जो नेता हैं तो वो इसी प्रकार की बात करते हैं। कभी युवाओं के लिए कुछ किया क्या, कभी बहनों के लिए कुछ किया है क्या? 5 लाख लालू जी सरकारी कहते नौकरी देने का आंख उन्होंने सेकने जा रहा है। ये चर्चा लालू तो अब जी लंबी कहते हैं, चलेगी, महिलाओं पर 5 आंख साल का सेकने समय जा है, रहा है। सत्ता अच्छा, पक्ष आपके और हिसाब में विपक्ष लालू की जी, नोक-झोंक चलती रहेगी। लालू जी जब लेकिन बोलिएगा महिलाओं को गाली दीजिएगा तो महिलाएं जवाब देंगी ना। ठीक है, महिलाएं बहुत बहुत धन्यवाद वो आगे प्रमोद 5 जी, साल में क्या सुमित जी करेंगे? और रोशन जी, अपना चेहरा समय तो देने के लिए, दिखाना है ना। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सत्ता पक्ष के सामने एक अलग चुनौती होगी, क्योंकि विपक्ष इस मूड में है कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, और खेल भी बिगाड़ देंगे। तो सत्ता पक्ष को यह संभल कर चलना होगा कि अपना खेल बनाना है ताकि आगे खेल में बने रहें, क्योंकि इस बार एक बड़ी जिम्मेदारी सरकार के कंधे पर है, सत्ता पक्ष के कंधे पर है, और विपक्ष के कंधे पर यह जिम्मेदारी है कि सरकार को सही राह पर बनाए रखे, नकेल कस के रखे। लेकिन इस तरह से उनका ढीला ढाला रवैया कहीं सरकार को और बेहतर स्थिति में न ले आए। आगे भी चुनाव होने हैं, 5 साल तक तो फिलहाल यही स्थिति रहेगी, हमारी नज़र बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।